तो ये जिम्मेदारी केजरीवाल जी के ऊपर पूरा आ जाते हैं कि आपके चेहरे पे वोट पड़े हैं, आपके काम में वोट पड़े हैं, तो ये भी आपकी जिम्मेदारी है। कोर्ट जो भी फैसला देगा कोर्ट के हाथ में, बट लोगों का विश्वास ना टूटे, दलित मुसलमान हर एक इंसान। तो मैंने कहा कि इस देश के उस एजुकेशन सिस्टम को मैं शिक्षा नहीं मानता हूं जहां पर आईआईटी पढ़ा हुआ, जैसे आईआईटी पढ़े हुए केजरीवाल आज भी हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, तो पढ़े लिखे कहां हैं? अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं सूरजभान हैं, अश्विनी हैं, जून हैं। तो हम बात करना चाह रहे थे जून आपसे, जैसा कि आपसे एडीआर की रिपोर्ट पर बात चल रही थी, जो फैक्ट फाइंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने कहा है कि 38 लोगों के ऊपर आरोप है, एमएलए जो बनकर आए हैं आम आदमी पार्टी के, उन पर आप अपना कुछ विचार रखना चाह रही थी, बताइए क्या कहना चाहते हैं। ये जनसत्ता का है और जिसमें एडीआर का रिपोर्ट वो दिया है, ये मेरे हाथ में ही है, मैं इसी को पढ़ रही थी, जिसकी वजह से थोड़ा सा मेरे मन दुखी हो रहे थे। मेन बात यह है कि आम आदमी पार्टी का जो कौन बनेगा अगला मुख्यमंत्री, इसको लेके मैंने 120 दिन यानी कि 4 महीने में लगातार पब्लिक के बीच में गई हूँ। पब्लिक की जो आवाज़ है, पब्लिक क्या चाहते हैं, वो मैं जनता तक पहुँचा, जनता की आवाज़ सीएम केजरीवाल तक पहुँचाने की कोशिश किया कि उनकी कानों तक पहुँचे कि वो क्या कह रहे, कामों का दावा हो रहा था, तो वही काम मैं जनता से जाके पूछा, तो जनता ने बताया कि काम हो रहा है, लेकिन जिस हिसाब से दावा हो रहा है उस हिसाब से नहीं हो रहा है। बेशक मैं बस में जाके भी देखी हूँ, बस में भी उस हिसाब से जिस हिसाब से दावा हो रहा है वो नहीं हो रहा था। बट ये है कि जनता तब भी खुश है, पहले के अकॉर्डिंग ठीक है। बट अभी जो एडीआर का रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग अगर कितना आरोप सच्चाई है, ये तो कोर्ट फैसला करेंगे, ये तो कोर्ट के हाथ में। बट जो वोट पड़ा है, जो वोट उनको मिला है, या बहुमत के साथ जो जीता है, वो चाहे वो मुसलमान हो, दलित हो, हर तरीके की जो लोगों ने उनको जिताया है, विश्वास को जीता है, सीट नहीं जीता, विश्वास जीता है। नफरत की राजनीति हार के विश्वास जीता है, तो इस विश्वास को बना के रखना है। क्योंकि मैं बहुत से लोगों से बातचीत करने की कोशिश करी कि आपके जो वहाँ की विधानसभा के विधायक कौन है, नाम भी पूछा, बट लोगों ने नाम नहीं बता सकते, बस उनको ये पता है कि झाड़ू में वोट देना है। तो ये जिम्मेदारी केजरीवाल जी के ऊपर पूरा आ जाते हैं कि आपके चेहरे पे वोट पड़े हैं, आपके काम में वोट पड़े हैं, तो ये भी आपकी जिम्मेदारी है। कोर्ट जो भी फैसला देगा वो कोर्ट के हाथ में, बट लोगों का विश्वास ना टूटे, दलित मुसलमान हर एक इंसान, गरीब जो झुग्गियों में रहते हैं, जहाँ बोल रहे थे झुग्गी, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, पानी साफ पानी का दावा कर रहे, यमुना साफ होगा, जिस तरीके से आपका दावा हुआ है वो सारी दावा पूरा होना चाहिए। जनता का पूरा विश्वास आप पे है और आपके विधायक के ऊपर नजर रखने का काम भी आपका ही है। अच्छा, जनता का विश्वास है। ये बहुत अच्छी बात आपने कही, ठीक है। अब ये बताइए कि जो वोट परसेंटेज इस वक्त रहा है उस पर थोड़ी सी नजर मारते हैं। 54% जो है वो आम आदमी पार्टी को रहा, 40% लगभग जो है वो बीजेपी को रहा है, और लगभग 4 से 5% जो है वो कांग्रेस को गया है। इस पर मेरा ख्याल है आप शायद कुछ बेटर बता सकते हैं। सूरज बताएंगे। सूरज, आप कुछ बता सकते हैं कि ये जो वोट परसेंटेज है, इस पर कुछ आपने स्टडी किया है कि ये? देखिए, मेरा अपना मानना यह है, मैं किसी चीज को थोड़ा दूसरे एंगल से देख रहा हूँ कि अगर केजरीवाल वास्तव में काम किए थे, अगर वो 49 दिन में काम किए थे, उसके पहले काम किए थे, तो वही केजरीवाल 2014 में लोकसभा का चुनाव होता है तो 0 सीट पाते हैं, और वही जब 2015 में चुनाव होता है तो 70 में से 67 सीट जीतते हैं। यानी लोकसभा में आपका काम शून्य हो जाता है, विधानसभा में आपका काम पूर्ण हो जाता है। ये अगर आपने देखा कि 2019 में लोकसभा का चुनाव होता है, केजरीवाल लोकसभा में 0 सीट पाते हैं, अचानक में विधानसभा का चुनाव होता है तो 70 में से 63 सीट पाते हैं। क्या वजह है इसके पीछे, क्या वजह है, हमको उसका समझना पड़ेगा। मैं इसको 2 चीज समझता हूँ कि ईवीएम का पहली बात तो गेम है। भारतीय जनता पार्टी ईवीएम की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए इस तरह से पूरा खेल खेले, चूंकि भारतीय जनता पार्टी को उसे पता है कि दिल्ली में बहुत बड़ी ताकत नहीं है, दिल्ली का साम्राज्य बहुत बड़ा नहीं है, उसको बहुत बड़ा शासन चाहिए, यूपी बिहार से मिलेगा, तो वो चीज कर रही है। और दूसरी बड़ी बात कि अगर केजरीवाल काम के आधार पर जीते हैं तो शिक्षा व्यवस्था में आज भी सरस्वती वंदना से शुरू होता है, और शिक्षा व्यवस्था आज भी उसी ब्राह्मणिकल स्ट्रक्चर को बढ़ाती है। बढ़िया फ्लैट में पढ़ाइए या फिर गांव के प्राइमरी स्कूल की तरह पढ़ाइए। उत्तर प्रदेश के मामला वो नहीं, मामला ये है कि आप पढ़ा क्या रहे हो। उस पूरे इतिहास में हमारे महापुरुष कहाँ हैं, हमारी आवाज़ कहाँ है। चंद्रपाल जी से मैं मिला हुआ था, राजेंद्र पाल जी से, तो उन्होंने कहा था सूरज भाई मैं इस पे काम कर रहे हूँ, यकीनन मैं एक जय भीम योजना करके ला रहे हैं, बेहतर पहल है, जहाँ पर अच्छा काम कर रहे हैं हम उनका समर्थन कर रहे हैं। मैं एक चीज़ कहूँगा, इस देश का शोषित वंचित समाज ही आपको चुनाव जीता है, नफरत की राजनीति हारी है जो जून जी कह रही थी। वास्तव में केजरीवाल का काम नहीं जीता है। जिस तरह से एनआरसी सीए के खिलाफ आंदोलन पूरे देश में खड़ा हुआ, आरक्षण के खिलाफ आंदोलन पूरा खड़ा हुआ, उसका केजरीवाल को उसका फायदा मिला है। तो केजरीवाल को इस देश का जो एक्सप्लोटेड कम्युनिटी है, इस देश का जो
डिप्रेस क्लास कम्युनिटी है और खास करके जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना होगा। शाहीन बाग सीए पर आपका स्टैंड बहुत बुरा रहा है, शर्जील इमाम पर आपका स्टैंड बहुत बुरा रहा है और ये शर्मनाक है। लेकिन आपका चुनावी रणनीति जो भी रहा है, आप चुनाव जीत चुके हैं, उसके बाद अपना स्टैंड क्लियर कीजिए। अगर आप मुद्दों के आधारित पे खुल के समर्थन नहीं करेंगे तो आपका बेहतर सौम्यता से स्वभाव देख करके जनता आपको बड़ा नेता नहीं मानेगी। तो केजरीवाल को मैं बहुत पुरोधा टाइप से नहीं मानता हूँ। वो जीत गए हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैं उनको एक तरह से बदलाव की बड़ी लहर या फिर इससे बहुजन समाज को बड़ा फायदा होगा ऐसा कोई उम्मीद नहीं देखता हूँ। अच्छा, हाँ बताइए। मैं खास करके सुप्रीम कोर्ट का मैं बहुत ज़्यादा थैंक्स बोलना चाहती हूँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सबका उम्मीद है और सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन आया है तो उसके लिए भी मैं सुप्रीम कोर्ट का एक अंदर आत्मा से होता है कि मैं बहुत थैंक्स बोलना चाहती हूँ जो राजनेताओं के लिए सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन आया है जो पार्टी के लिए। और जो फरिश्ते योजना है, पर्सनली मैं बता रही हूँ, फरिश्ते योजना और जय भीम योजना जो है ये बहुत ही अच्छा योजना है, लेकिन उसके साथ साथ अब ये जो 5 साल आज शपथ ग्रहण जो लिया है, लेकिन ये 5 साल में ये ध्यान रखना है कि आपराधिक मामला ज़्यादा ना हो, हर एक विधायकों के ऊपर जो केजरीवाल जी का पूरा नज़र रहे और कोर्ट का जो भी ऑर्डर आएगा वो कोर्ट के हाथ में है, लेकिन सबने भरोसा केजरीवाल जी के ऊपर है तो वो भरोसा टूटे ना, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जनता ने बहुत भरोसा किया है, जनता की भरोसा नहीं टूटना चाहिए। भरोसे की बात आ रही है, विश्वास की बात आ रही है और आपने फरिश्ते योजना का जिक्र किया है ना, तो फरिश्ता योजना, फरिश्ते पे मुझे ना एक वो याद आता है कि जब से देखा है लिबासे बशरी में तुझको, हर फरिश्ते की तमन्ना है कि इंसान हो जाए। यानी इंसानियत जो है वो फरिश्ते से कहीं ज़्यादा बेहतर और अफजल है। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार देखा, आचरण देखा, उनकी जनता के प्रति लगाव देखा, दबे कुचले और उस वक्त के जो वहाँ कुचले हुए लोग थे उनके साथ सपोर्ट देखा, तो फिर एक तमन्ना होने लगी फरिश्ते की, काश मैं इंसान होता और मैं इन जैसे काम करता। तो ये एक बहुत अहम है और फरिश्ते योजना उसके कहीं ना कहीं पस मंज़र में हम देख सकते हैं और उसमें हॉस्पिटल्स में जिन लोगों को सहूलियात मौसूल हुई हैं उन्होंने उसका थैंक्स किया है फरिश्ते योजना का। हम अपनी अब इस पूरी गुफ्तगू को कंक्लूड करने चल रहे हैं, राइट? तो सूरज जी आप ये बताइए, सूरज बौद्ध हैं आप, और जब बौद्ध की बात आती है तो हमें फिर महात्मा गौतम बुद्ध की याद आती है। वो भी खुद अमन, पीस और प्रॉस्पेरिटी के एक बहुत बड़े प्रतीक हैं। तो ऐसे में आप अमन की राह पर चलते हुए देश में एजुकेशनल सिस्टम को, लॉ सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए किस प्रकार का संदेश आप अपनी बिरादरी को, जो आपका समाज है, जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं, उनको किस प्रकार का संदेश देना चाहते हैं कि वो किस तरह की नीतियों को लेकर चलें, चुनाव में भी और एजुकेशन में भी? और शब्दों की बड़ी राजनीति होती है, शब्दों की बड़ी राजनीति है। महात्मा बुद्ध जो शब्द है ना, ये ब्राह्मणों ने बहुत साजिश के साथ रचा है। एक्चुअली बुद्ध एक ऐसे व्यक्ति थे जो आत्मा परमात्मा को ही नहीं मानते थे, उसमें साइलेंट रहे। तो उनका पूरा नाम तथागत बुद्ध था, यानी जैसा बोलते हैं तथाचर, जैसा बोलते हैं वैसा करते हैं। खैर हम लोग मुद्दे पे आते हैं कि इस देश का एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए। तो मैंने कहा कि इस देश के उस एजुकेशन सिस्टम को मैं शिक्षा नहीं मानता हूँ जहाँ पर IIT पढ़ा हुआ, जैसे IIT पढ़े हुए केजरीवाल आज भी हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, तो पढ़े लिखे कहाँ हैं? आप पढ़े लिखे कहाँ हैं? अच्छा। तो आप देश की शिक्षा व्यवस्था कैसे शुद्ध करेंगे? तो इस देश में एजुकेशन क्वालिटी होना चाहिए। दरअसल पढ़ाया ऐसा गया, इस देश का सिस्टम ऐसा, शिक्षा व्यवस्था ऐसी बनाई गई है कि राजनीति को जिंदा करने के लिए मजहब की जरूरत पड़ रही है और मजहब को जिंदा रखने के लिए राजनीति की जरूरत पड़ रही है। सियासत और मजहब एक दूसरे से मिंगल अप हो चुके हैं। तो बहुजन समाज के लोग क्वालिटेटिव एजुकेशन पढ़ें। केवल किताबी ज्ञान, किताबी कीड़ा, बुक वार्मर्स बनने से बेहतर है कि आप एजुकेशन सिस्टम को सही पढ़ें। बाबा साहब ने कहा कि कल्टीवेशन ऑफ माइंड्स मस्ट बी ऑप्टिमम पर्पस ऑफ ह्यूमन लिविंग्स। कल्टीवेशन ऑफ माइंड्स यानी बुद्धि का विकास इंसानी जीवन का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। यानी बाबा साहब बुद्धि को कितना महत्व देते थे, ज्ञान को कितना महत्व देते थे। तो बहुजन समाज के लोग, चूंकि आपने कहा कि सरकार से हम सवाल नहीं कर सकते, क्योंकि सरकार शिक्षा व्यवस्था बदलने नहीं जा रही, वो एजुकेशन सिलेबस नहीं बदलेगी, शिक्षा में आपको नहीं, सरकार से सवाल तो कर सकते हैं, इसके लिए मैंने मना कर रहा। मैं सरकार को सलाह नहीं, सरकार को निर्देश नहीं दे सकते आप, सलाह नहीं दे सकते, क्योंकि वो आपकी मानेंगे नहीं, आप हैं, वो कहेंगे आप हैं कौन। तो मैं बहुजन समाज के लोगों से इतना कहना चाहूंगा, इस दुनिया में जितने पहले आप जो है चंद्रशेखर बने जी, दुनिया में जितने भी समता पसंद के लोग हैं
जितने भी समतावादी लोग हैं वो लोग बाबा साहब को पढ़ें, और दुनिया में जितने समतावादी महापुरुष रहे हैं उसका स्ट्रगल पढ़ें, अफ्रीका के स्ट्रगल्स पढ़ें, चाइना का स्ट्रगल्स पढ़ें, रसिया का स्ट्रगल्स पढ़ें, भारत में कोरेगांव से लेकर के जो तमाम स्ट्रगल्स रहे हैं उसके स्ट्रगल्स को पढ़ें, और उससे अपने आप के स्वाभिमान को जिंदा करें। जो कि भारत की मीडिया बार बार आपको दलित, शोषित, वंचित, मजलूम कह के आपको अपमानित करती है, और इतना अपमानित करती है कि वो दरअसल आपकी बात नहीं करती है, वो आपको दया की तरह से दिखाती है कि तुम शोषित हो, तुम्हारी आवाज़ हम कर रहे हैं, सहानुभूति रख रहे हैं। पर मेरा अपना मानना है कि प्रसव पीड़ा का दर्द एक औरत ही समझ सकती है, पुरुष उसके साथ सिर्फ सहानुभूति दिखा सकता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्वानुभूति और सहानुभूति। तो बहुजन समाज के लोग जो महसूस करते हैं जब उनको गाली दिया जाता है, जब उनको जाति के आधार पर उनका भेदभाव, नाम क्या है सूरज, पूरा नाम बताओ, उसके बाद जो फील होता है ना वो केवल हम फील कर सकते हैं। वो केवल सबड़ उसके साथ बहुत प्रोग्रेसिव होगा तो दया दिखा सकता है। हाँ, मुझे लगता है ये बहुत दयनीय है ना, जब नामों के साथ जो है वो नामों के साथ अपने बर्ताव को जोड़ा जाता है। जी जी, चाहे वो पुलिस के माध्यम से हो, सरकारी लोगों के माध्यम से हो या आवाम के माध्यम से हो, ये बहुत ही दयनीय बात है और बहुत ही अफसोसनाक बात है। मुझे लगता है इससे देश नहीं बनता है, इससे समाज बिखर जाता है और बिखरे हुए समाज की कोई हैसियत नहीं होती। एक्चुअली सर ना, वो जब ये पूछते हैं तो दरअसल वो आपकी औकात मापना चाहते हैं। जब आप कहेंगे आप सूरज मिश्रा हैं तो आपसे सम्मान से बात करेंगे। जब आप कहेंगे आप सूरज गौतम है, बौद्ध हैं, वो समझ जाएंगे चमार पासी धोबी धिकार कौन से आते हैं। उसके बाद अपनी बात करने का स्टैंडर्ड तय करेंगे और उसके बाद लहजा उनका तुरंत बदल जाएगा। तो इसका बड़ा फर्क होता है। ये वैसे बहुत अफसोसनाक बात है। अगर देश में इस तरह की अभी भी जो है वो राजनीति है या नीतियां हैं तो मुझे लगता है कि देश इससे लगातार कमजोर होगा। नरेंद्र मोदी इस देश का प्रधानमंत्री, उसने जो किताब लिखा कर्मयोग, उस किताब में नरेंद्र मोदी ने लिखा है कि जो सफाई कर्मी है, जो वाल्मीकि समाज के लोग जिनको कहा जाता है, वो लोग सफाई करते हुए आध्यात्म को महसूस करते हैं। ये इस देश का प्रधानमंत्री सोचता है हमारे प्रति। इसी के खिलाफ हम सभी की लड़ाई, इसी सोच के खिलाफ हमारी लड़ाई। सफाई करते हुए आध्यात्म को सोचता है, ये मोदी जी ने अपनी किताब में कोट किया है। ऐसा सूरजभान कह रहे थे और हमें बहुत सारी चीज़ों की टिप्पणी हम बहुत सारी चीज़ों की इसमें जो है वो तस्दीक नहीं कर रहे हैं। ये एक डिस्कशन है और डिस्कशन में इन लोगों के अपने विचार थे, इन लोगों ने अपने विचार रखे हैं। अब आपको अपना विचार अपने हमारे कमेंट्स में डालकर देना है, लेकिन एक बात ज़रूर निकल कर आती है कि अगर देश को बनाना है तो इत्तेहाद लाना होगा, मुत्तहिद होना होगा, यूनाइट होना होगा। हमें जाति, बिरादरी, समुदाय, धर्मों से ऊपर उठकर अपने समाज को बनाने की ज़रूरत है। और मैं यूँ कहूँ कि मुत्तहिद हो तो बदल सकते हो निज़ाम आलम, मुंतशिर हो तो मरो, शोर मचाते क्यों हो। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हमें अपनी ख्याति बनानी है और विश्वगुरु बनना है तो सबसे पहले हमें विश्व वसुधैव कुटुंबकम के उस फार्मूले पर अमल करते हुए आगे बढ़ना होगा और एकता, अखंडता और प्यार और मोहब्बत की बोली को आम करना होगा। ये हम उम्मीद करते हैं अपनी सरकारों से भी और आवाम से भी। आप हमारे साथ बने रहिए, अगले मुद्दे के साथ हम हाजिर होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।